हमारा कल यहाँ तक हो गया था ना। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। हाउ वुड वी इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कभी भी कोई भी हम रिपोर्ट हमने जो सबमिट की है या जो एविडेंस हमने कोर्ट में सबमिट किया है, तो आप उसकी इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर करोगे या कैसे वहां पे जाकर के प्रूफ करोगे? क्या क्या स्टेप्स रहेंगे उसमें, क्या क्या आप कर सकते हो उसमें? बताएगा कोई? राहुल, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हो उसमें, जो हमने एविडेंस दिया है उसकी इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए? मैंने पीछे बताया था। गौरव, मेरी वॉइस तो क्लियर क्लियर आ रही है ना? कोई वॉइस में तो कोई इशू नहीं आ रहा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटीग्रिटी कैसे प्रूव करेंगी उसकी, या इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर करेंगी? ये तो हमारे पास बैकअप तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब मान के चलो। हम्म, मेरे पास ये मैं एक एविडेंस है और एक ये रिपोर्ट मैंने एक तैयार करके दी है, जो कोर्ट के अंदर गई है। अब वहां पे क्या हुआ? एक मिनट। अब वहां पर क्या क्या हुआ ना, वहां जब हम गए कोर्ट में, हियरिंग हुई, तो उस टाइम पे जो डिफेंस लॉयर था उसने बोल दिया कि इसमें एविडेंस में या आर्टिफैक्ट का जो डेटा था उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, या उसमें कुछ डेटा अल्टरेशन की गई है। जो ओरिजिनल एविडेंस है वो नहीं है, इसमें कुछ अल्टरेशन हुई है, तो उसका उसकी इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रखोगे या कैसे इंश्योर करके दोगे? क्या क्या स्टेप्स रहेंगे उसमें? मैं ये पूछ रहा हूँ। कुछ आइडिया है? राहुल? जी सर। चलो तो मैं बताता हूँ। अब हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं ना। मेंटेनिंग एविडेंस इंटीग्रिटी इज अ क्रूशियल इन डिजिटल फोरेंसिक टू इंश्योर दैट। क्योंकि अगर मान के चलो हमने किसी क्राइम सीन से कोई डेटा जो कोई आर्टिफैक्ट है वो कलेक्ट किया था, तो उसको आइडेंटिफाई करके प्रिजर्व करके हम पहले तो हमारे जो लैब है लैब में ला करके उसकी ऊपर उससे डेटा एक्वायर किया, उसके ऊपर एनालिसिस कंडक्ट किया, पूरा एक प्रोसेस किया हमने, जो भी हमारा डिजिटल फॉरेंसिक का एक प्रोसेस रहता है जो मैंने बताया आपको। तीन अलग अलग जितने भी स्टेप्स रहते हैं उसमें, तो वो सारे स्टेप्स हमने किए। अब लास्ट में क्या हुआ, जो हमने रिपोर्ट बना करके दी और उसकी हम इंटीग्रिटी प्रूव नहीं कर सके वहां पे कोर्ट में, अगर हम इंटीग्रिटी ही उसकी प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर वो एविडेंस वहां पे एडमिसिबल ही नहीं हो पाएगा कोर्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो हम राइट ब्लॉकर का यूज करेंगे, ताकि उसमें किसी टाइप के कोई अल्टरेशन हमसे ना हो पाए या कोई डिलीशन ना हो पाए। छोड़ दिया है तो अब सबसे पहले राइट ब्लॉकर का यूज करेंगे। राइट ब्लॉकर पता क्या होता है? आइडिया है? गौरव, राहुल? नहीं। राइट ब्लॉकर बेस राइट ब्लॉकर बेसिकली क्या होता है, एक टूल होता है जो कि जो ओरिजिनल एविडेंस होता है उसको
उसको सिर्फ रीडेबल फॉर्मेट में बना देता है कि हम उसको ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना उसको उसको एडिट कर सकते हैं। हम उसमें कुछ भी एडिशनल अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सेम मेटा डेटा रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, उसमें से कोई भी चीज डिलीट नहीं हो सकती। तो वहां पे इसका जो ये डिवाइस होता है इसका यूज किया जाता है सबसे पहले। हम जो भी हार्ड ड्राइव या हमारी जो भी पेन ड्राइव या कोई किसी प्रकार का कोई भी वो रहेगा, वो इस राइट ब्लॉकर के साथ कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद हम इस पे एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। ये देख रहे हो, ये टेबुलो कंपनी का है। तो इसमें ये अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, ये जैसे इस साइड दिए हुए हैं। ये राइट ब्लॉक का आप देख रहे होगे यहाँ पे। तो ये इस टाइप से पहले हम राइट ब्लॉकर का यूज करेंगे, राइट ब्लॉकर से उसको कनेक्ट करेंगे ताकि उसमें किसी भी प्रकार का हमसे गलती से कोई अल्ट्रेशन ना हो जाए या कोई। फिर उसके बाद हम फोरेंसिक इमेजिंग का यूज करेंगे, क्लोनिंग का यूज ना करके। अब तो क्लोनिंग बंद ही हो चुकी है हमारे साइबर फोरेंसिक में, हम इमेजिंग ही करते हैं उसकी। हम इमेजिंग करेंगे ताकि उसमें किसी प्रकार का हम डेटा अल्ट्रेशन या कुछ भी इस प्रकार का या डेटा डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। फिर उसके बाद क्या रहेगा, वेरीफाई द विद हैश वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस। अब इसमें क्या होगा ना, हम जब भी कोई फोरेंसिक इमेजिंग करेंगे और हमारे पास जो इमेज फाइल बन करके आएगी, उसमें हमें पूरे प्रोसेस का एक हैश वैल्यू निकल करके आएगी पूरे डेटा की। और पर फाइल भी हमारे पास जो है एक, जो हमारी फाइल्स होती हैं हर एक फाइल का एक अलग की एक अलग हैश वैल्यू होती है। उस हैश वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसकी जो इंटीग्रिटी है वो प्रूव करेंगे। अब मान के चलो एक टेक्स्ट फाइल है, जैसे ये एक टेक्स्ट फाइल है। अब अभी जो इसकी हैश वैल्यू होगी, और अगर मैंने इसमें एक स्पेस कम कर दिया, तो अब इसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये होता है उसमें। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी हैश वैल्यू निकालते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, शायद से मेरे पास एक पड़ी होगी इमेजिंग एक फाइल। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है उसमें। कोई भी एक निकाल लेते हैं। एक मिनट से केस को खोलने दो। इसमें तो नहीं, इसमें तो कुछ नहीं आया था, ये तो अलग टॉपिक थी। नहीं, तो इसी में ही बता देता हूँ, एक मिनट। अभी इसको केस को खोलने दो, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे वो हैश वैल्यूज हमें देता है। शुभम, आपको तो पता होगा, हम एफटी के इमेजर का यूज करते हैं। शुभम, आपको तो पता होगा, मैंने प्रैक्टिकल करवाया था तब बताया था ये। इसका फाइल मेटा डेटा में जाएंगे। इसमें इसने हैश दिया नहीं है इसका, क्योंकि
ये एंटी फोरेंसिक टेक्निक का है ये, जो कंटेंट है ना, इसमें शायद से आएगा नहीं वो, क्योंकि फाइल का कोई डेटा ही नहीं है इसमें। देखो, देख रहे हो? तो मैं आपको कोई दूसरा केस नहीं है इसमें, तो कोई केस मिल जाता है मेरे को इसमें। नहीं है मेरे पास में कोई ना, मैंने हटा दिए सारे केसेस क्योंकि मेमोरी ज़्यादा फ्लो रखी थी। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ अभी, बाद में आके मैं दिखा दूंगा आपको, जब हम इमेजिंग करेंगे ना तब दिखा दूंगा आपको। हम बेसिकली क्या होता है ना, हर एक फाइल में अगर कुछ भी, अगर थोड़ी भी अल्टरेशन हुई है, या एक पॉइंट, अगर हमने उसमें से एक स्पेस भी हटा दिया है, तो उसका भी, उससे भी उसका हैश चेंज, जो उसकी हैश वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो हमारे पास सभी, जो जितनी भी फाइल्स होती हैं, हर एक फाइल का हैश की हैश वैल्यू आती है, और जो हमारे पास इमेजिंग की, जो इमेज करके हमारे पास जो इमेज फाइल बन करके आती है, उसकी भी हैश हैश वैल्यू आती है। तो जब भी हम उसको वो कर एक्वायर करेंगे डेटा को, उसके बाद में उसके जो हमारा टूल रहता है, वो टूल ही हमें हैश वैल्यू देता है। हम उस हैश वैल्यू को का स्क्रीनशॉट लेंगे और हमारी रिपोर्ट में डालेंगे। अगर हम उसमें, उसके बाद में कोई डेटा एल्ट्रेशन हुई है, तो वहां पे हम इंटीग्रिटी प्रूव करने के लिए उस हैश वैल्यू को री इवेल्युएट करेंगे, दोबारा से हम उसकी हैश वैल्यू निकालेंगे। अगर सिमिलर आती है तो इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। अगर हैश वैल्यू चेंज हो गई तो इसका मतलब है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई अल्टरेशन हुई है। समझ में आया कि कैसे हैश वैल्यू का कैसे पता चलेगा? हेलो, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? हेलो सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। सर सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन होने में। सर आज हम क्या कर रहे हैं वैसे? हम वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो कल बच गया था ना हमारा यहाँ से। सर कल मैंने क्या? सर कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी सर। सर अच्छा, कौन सा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं? सर कल भी मैं क्लास नहीं ले पाई थी। यस सर। अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है, हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तो। हमने ओके ओके सर। उस दिन ठीक है, कहाँ तक थैंक यू किया था? सर। हमने यहाँ हिस्ट्री और लीगल, हिस्ट्री और एवोल्यूशन तो आपने कर ही लिया था। कल हमने यस सर। लीगल फ्रेमवर्क्स देखे थे, एक तो जो इंडियन और इंडिया के जो लॉज हैं कुछ, वो देखे थे। फिर यस जो सर। अलग अलग जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो बने हुए हैं, फ्रेमवर्क्स, वो देखे थे। बस ज्यादा कुछ नहीं था, कि नॉर्मल था, आप देख सकते हो, मैंने पीडीएफ भी कल शेयर की थी। ओके सर। हम्म। बाकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी कल ही, साथ ही साथ आप उसमें भी देख सकते हो। फिर हैश वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ओपन टर्मिनल करेंगे, MD5, और डेस्कटॉप पे है ना, 2.txt। एक मिनट रुको। CLS हैश कैलकुलेट करने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते थे? हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन से यूज करते हैं? क्रैक के लिए तो मैं ये देखना, क्रैक नहीं करना, हैश वैल्यू निकालनी है। किस जरूरत है? एक फाइल की हैश वैल्यू निकालने के लिए कौन से कमांड यूज कर रहे थे? मेरे ध्यान से निकल गई।
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हैश वैल्यू कैलकुलेट होती है। थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं कुछ, और हमारे पास इसमें पावर शेल और जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें भी हम कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं। डब्ल्यू क्वेश्चन में देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन। एक मिनट रुको, इसमें कमांड थी, क्या थी वो, चेकसम, हाँ MD5 सम थी, उसके साथ में सम भी यूज हो रहा था। MD5 सम, हाँ 5, ये आ गया देखो। इसमें हैश वैल्यू दे दी इसने, देखा? हेलो, हाँ, तो ऐसे हैश वैल्यू हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसको खोला, अब इसमें मैंने एक डॉट लगा दिया और इसको बंद कर दिया। अब हम देखते हैं, दोबारा से वो करते हैं। अभी इसमें ज्यादा कुछ चेंज इसने किया नहीं है। एक मिनट रुको, सेव हुआ या नहीं हुआ मेरे को ये देखने दो। सेव हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ डेटा और डाल दें, कंट्रोल एस करते हैं, बंद करते हैं। देखा, हुई ना वैल्यू चेंज? क्या सपना, कोई क्वेश्चन है? सर CH5 थ्योरेटिकल ही है, क्या? प्रैक्टिकल भी है इसमें। सर ये प्रैक्टिकल को मतलब प्रैक्टिकल इसमें करते हैं, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। अभी जो हमारा है ना, स्टार्टिंग की मैंने कल मैंने परसों आपको एक्सप्लेन किया था ना, वो पूरा जो हमारा कोर्स का ओवरव्यू था। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको पूरा एक बार फिर से। नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहे थे, मतलब थ्योरी ज्यादा है कि प्रैक्टिकल, मतलब नहीं नहीं, 40 रेशियो लाइक ऐसे। इसमें जो है लिस्ट व्यू, इसमें देखो जो स्टार्टिंग के 3 PDF है, ये तो रहेंगी आपकी थ्योरेटिकल। उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा फोर्थ से। जो फोर्थ है ना, फोर्थ के बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। उसमें पहले मैं आपको ओके। थ्योरेटिकल सारी जो भी उसमें आपके इंटरव्यू से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे बता दूंगा। उसके बाद में जो रहेगा ये हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने इसकी हैश वैल्यू निकाली,
अब मैंने ज़्यादा इसमें कुछ टाइप किया तो साथ के साथ इसमें हैश वैल्यू चेंज कर दी। अब जैसे देखोगे, अब मैंने इसमें से एक वी हटा दिया, ठीक है, और इसको सेव किया, कंट्रोल एस, हटा दिया, और मैंने इसको फिर से वो किया तो इसकी फिर से चेंज हो गई। देख देख रहे हो, सिर्फ एक, मैंने सिर्फ एक वी हटाया था और एक स्पेस हटाया था, इतने में ही इसकी हैश वैल्यू चेंज हो गई। अभी हम इसको एक बार फिर से करके देखते हैं। इसमें मैंने ये थोड़ा एंटर करके इसमें स्पेस दे दिया और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, हो गई चेंज। सिर्फ मैंने स्पेस दिया, कुछ नहीं किया उसमें। तो इस टाइप से हम इसकी हैश वैल्यू से इसकी इंटीग्रिटी प्रूव करेंगे। कुछ वेबसाइट्स भी आती हैं इसमें, मैं दिखा देता हूं आपको। हैश कैलकुलेटर लिखोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें ड्रॉप कर दोगे फाइल को तो ये हैश वैल्यू निकाल करके दे देगा, ठीक है। समझ में आया कि हैश वैल्यू कैसे करेंगे हम। इसमें जैसे मैंने MD5 दिया, आप SHA-256 और कोई भी वर्जन दोगे तो आपको हैश वैल्यू उसी वर्जन में मिल जाएगी। अब हैश वैल्यू के बाद में क्या होगा, सिक्योर स्टोरेज एंड एक्सेस कंट्रोल। अब जो स्टोरेज रहेगी, मतलब कि जो हम जब भी हम किसी भी एविडेंस को या किसी भी आर्टिफैक्ट को हम लेके आते हैं तो इसको एक लॉकर में रखा जाता है। हम उसको सिर्फ तभी उस लॉकर में से बाहर निकालते हैं जब हमें उस पर वर्क करना होता है। जो हमारी इमेज फाइल भी बनी होती है जिस डिवाइस के अंदर, उस डिवाइस को भी हम तभी एक्सेस करते हैं या उसको तभी वहां से उस लॉकर से निकालते हैं जब हमें उस पर काम करना होता है। अगर हम किसी टी ब्रेक के लिए 5-10 मिनट के लिए बाहर गए हैं तो तब भी हम उस डिवाइस को वापस उसी लॉकर में ही लॉक करके जाएंगे, ऐसी बात टेबल पे या कहीं पे भी छोड़ करके नहीं जाना होता। तो उसको बोला जाता है सिक्योर स्टोरेज एंड एक्सेस कंट्रोल। और जहाँ जो हमारी लैब होगी उसमें भी एक्सेस कंट्रोल और IAM को मैनेज किया जाता है। IAM क्या होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें ये GRC का पार्ट है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। वो ये IAM मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है उसमें। IAM में होता है, अब मान के चलो जैसे कि हम क्रॉ का एग्जांपल लेते हैं। क्रॉ में सेल्स टीम है, ट्रेनर्स की टीम है, और जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव है वो है। एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन कौन आ गए, जैसे हमारे मोहित सर आ गए, एचआर हो गए, तो ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव में। अब जैसे सेल्स टीम है जो आपसे कांटेक्ट करती है, आपके बैच रिगार्डिंग कांटेक्ट करती है आपसे, जो अलग अलग फीसेस और जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती है, आपके काउंसलर हो गए, वो सारी सेल्स टीम में आ गए। अब ट्रेनर्स टीम में कौन आ गए, जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं। तो इस टाइप से वो अलग अलग टीम्स हो गई। अब हर एक जो टीम है उसका एक्सेस मैनेजमेंट अलग रहेगा। अब अगर कोई सेल्स टीम है तो उसको आपके जो मोबाइल नंबर है या आपका जो नाम और जो उसके रिगार्डिंग जितनी डिटेल्स हैं वो सारी चीजें आप उनको चाहिएंगी। अब अगर कोई ट्रेनर है, ट्रेनर को आपके मोबाइल नंबर से या आपकी जो ईमेल आईडी है उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको सिर्फ उसका सिर्फ आपको उसका कोई कंट्रोल हमारे पास में नहीं होगा। तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। अब जैसे कि CEO हैं जो हमारे मोहित सर हैं, तो उनके पास में सभी का एक्सेस रहेगा ताकि कोई भी उस डेटा का मिसयूज ना कर पाए। समझ में आया कि IAM क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक्सेस कंट्रोल रहता है कि जब भी अब मान के चलो हमारी जो लैब होती है उसमें एक्सेस कंट्रोल रखा जाता है। अब जो सफाई करने वाले लोग हैं, कोई सफाई करने वाला है या कोई भी पेंट्री बॉय है, तो अगर वो उनको एक्सेस नहीं मिलता है जब तक कि कोई भी अगर एग्जामिनर या कोई भी वहाँ पे जो ऑथेंटिक पर्सन है वो नहीं है, तो उनको एक्सेस नहीं दिया जाता है लैब में।
जब चाहे वो सफाई का काम हो या किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो उसमें, तो उनको एक्सेस नहीं दिया जाता है, वो एक्सेस कंट्रोल में रखा जाता है। और अगर वहां पर कोई एग्जामिनर है या जो ऑथेंटिक पर्सन है, तभी उन लोगों को एंट्री दी जाती है, ताकि उसमें डेटा एल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार का कोई भी इंटीग्रिटी में ब्रेक ना हो। हम इसमें क्या होता है कि अब मान के चलो कि हम लोग बाहर टी ब्रेक के लिए या कहीं पे गए हैं, जो जिस पार्टी के रिगार्डिंग वो एविडेंस या आर्टिफैक्ट हमारे पास में जो एनालाइज होने के लिए आया हुआ है, अब उस पार्टी को पता चल गया कि हमारा जो एविडेंस है वो यहीं से बन करके रिपोर्ट बन करके जाएगी, उसी बेसिस पे आगे प्रोसिक्यूशन चलेगा। अब उसमें क्या होगा, अब अगर उसने मान के चलो उसको किसी पेंट्री बॉय को या किसी भी बंदे को वहां पर पैसे दे दिए या कुछ भी कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, या तो भाई वो जो एविडेंस है उसी को चुरा लेना है, या उसमें से कुछ डिलीट कर देना है, तो इस टाइप का वो उससे कुछ अटेम्प्ट करवा देते हैं, तो उसमें अल्ट्रेशन होने का खतरा रहता है। इसीलिए उसमें एक्सेस कंट्रोल रखा जाता है, और उन किसी को भी जो एग्जामिनर है उसके अलावा किसी को भी उस एविडेंस या उस आर्टिफैक्ट से इंटरेक्ट करने की इजाजत नहीं मिलती है, उसमें उनको एक्सेस नहीं होता है, उनके पास परमिशन नहीं होती। इसीलिए उसमें आता है सिक्योर स्टोरेज और एक्सेस कंट्रोल। हम सिक्योर जो स्टोरेज रहेगी उसको सिक्योर करके रखेंगे और एक्सेस कंट्रोल रहेगा। समझ में आया कि सिक्योर स्टोरेज और एक्सेस कंट्रोल क्या है? ठीक है। मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मैंने चेन ऑफ कस्टडी बता दिया था आपको। आपको पता है चेन ऑफ कस्टडी क्या था, किसी को भी? नो सर। राहुल, सपना? नहीं सर। ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी बेसिकली क्या होता है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सब कुछ नोट किया जाता है कि जो आर्टिफैक्ट है वो कहाँ से चला और कहाँ कहाँ किस किस बंदे के पास वो गया है, शुरुआत से लेके आखिरी तक। अब मान के चलो एक क्राइम सीन है, वहां पर कोई भी डिजिटल फॉरेंसिक टीम का पर्सन है वो मौजूद नहीं है। वहां से जो आर्टिफैक्ट लेके आने का काम है वो पुलिस का है, वो पुलिस लेके आ रही है वहां से जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, अलग सभी के सभी डिजिटल डिवाइसेस। तो उसमें ये नोट किया जाएगा जो आर्टिफैक्ट है उसको किसने वहां से आइडेंटिफाई करके उसको कलेक्ट किया था, वहां से उठाया था, फिर उसको किसने प्रिजर्व करके रखा, और किस गाड़ी नम, उस गाड़ी का नंबर लिखा जाएगा जिस गाड़ी में वो आया है, और जो जो उस गाड़ी के अंदर लोग थे उन सभी का नाम नोट होगा। और जो बंदा वहां पर लैब में गया है जो हैंड ओवर करने के लिए फॉरेंसिक टीम को, उसका नोट नोट किया जाएगा उसके अंदर कि कौन वहां पर देने आया था, कितने बजे, किस टाइम पे। इवन सेकंड्स भी उसमें लिखे जाते हैं कि कितने सेकंड पे वो जो ड्राइव है या जो भी हमारा आर्टिफैक्ट डिजिटल डिवाइस है वो किस वहां पर पहुंचा है, और किस टाइम पे किस बंदे को जो फोरेंसिक टीम का कौन था, कौन पर्सन था जिसको वो हैंड ओवर किया गया है, और कितने टाइम पे हैंड ओवर किया गया है। वो सारी चीजें उसमें नोट की जाती हैं। अब ये चेन ऑफ कस्टडी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसी में ही आ जाता है, चेन ऑफ कस्टडी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब चेन ऑफ कस्टडी क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? ये प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है कब कब किस टाइम पे किस किस के पास गया है, ये क्यों जरूरी है? राहुल, गौरव, शुभम, सपना? चार्जर। ओके।
इसमें बेसिकली क्या होता है ना, अब मान के चलो उसमें कोई डेटा एल्टरेशन हो गई, बाद में जैसे पता चला कि इसमें कोई एल्टरेशन हुई है, कोर्ट ने बोला कि इसमें, जैसे कि डिफेंस लॉयर ने बोला कि इसमें कोई डेटा एल्टरेशन हुई है और उसको री इन्वेस्टिगेट किया गया। री इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसमें डेटा एल्टरेशन हुई है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रखी गई। अब वो देखा जाएगा कि किस टाइम स्टैम्प में ये हुआ है। वो टाइम स्टैम्प जो होगा, जैसे कि मान के चलो जो डेटा एल्टरेशन हुई है वो हुई है दिन के 2:30 बजे। अब 2:30 बजे ये देखा जाएगा, उस चेन ऑफ कस्टडी की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें देखा जाएगा कि ये कहाँ, 2:30 बजे वो जो आर्टिफैक्ट था वो किसके पास था। फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसिक्यूशन किया जाएगा कि फिर उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये किसने किया है या किस बंदे के पास था। फिर उसके ऊपर वो केस केस चलेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये क्यों किया या कैसे हुआ। समझ में आया कि चेन ऑफ कस्टडी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है। ठीक है। फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉरेंसिक प्रोटोकॉल्स। जो मैंने अलग अलग जैसे ये प्रोटोकॉल्स आपको बताए थे, स्टैंडर्ड्स जो फ्रेमवर्क्स थे, इनका यूज करना होता है। इनसे बाहर जा करके नहीं करना होता, ताकि किसी भी प्रकार का डेटा अल्टरेशन ना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी गलती से भी उसमें कोई भी डेटा है वो चेंज ना हो सके। समझ में आया डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रखने का क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या हम उसमें रख सकते हैं। सबको समझ में आ गया ना? एक बार थम्स अप दे दो सभी लोग। सपना, राहुल। यस सर। ओके। तो क्योंकि जो ये मैंने कल भी बताया था, जो मैंने ये क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं और जो भी ये इसमें हाईलाइट किया हुआ है ना, इसमें क्या, जो बोल्ड लेटर्स में है, ये ध्यान से पढ़ लेना है इनको, क्योंकि ये चीजें हैं ये आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। सम कॉमन चैलेंजेस इन फोरेंसिक्स। डिजिटल फोरेंसिक आएगा यहाँ पे, मोबाइल डिवाइस नहीं डालेंगे। मोबाइल डिवाइस मैंने वैसे लिख दिया है। इसमें जो कॉमन चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ते हैं उसमें आता है इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी बैरियर्स। अब जैसे किसी ने भी डेटा का कोई फोल्डर है, कोई फोल्डर लेवल पे या कोई फाइल लेवल पे कोई इंक्रिप्शन यूज कर ली या इंटायर डिस्क पे इंक्रिप्शन यूज किया है, तो हमें उस इंक्रिप्शन को ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल देख होता है। और उसमें क्या होता है कि जल्दी से इंक्रिप्शन टूटती भी नहीं है, उसमें बहुत सा टाइम जाता है। इसीलिए एक ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो बैरियर है वो बन करके आता है। जैसे फेस आईडी है, अलग अलग लॉक्स हैं। अब मान के चलो हम, अगर हमारी डिक्शनरी में अगर वो एक पासवर्ड है, तो शायद से हो सकता है कि हम जल्दी से उसको ब्रेक कर लें। अदरवाइज वो, अगर फेस आईडी है या किसी प्रकार का किसी का बायोमेट्रिक है उसमें, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। उसके टूल्स आते हैं लेकिन कभी कभी वो नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है ना गाइस, कि एक इंक्रिप्शन और जो सिक्योरिटी बैरियर्स हैं ये हमारे लिए एक सिरदर्दी बनती है इसमें। फिर रैपिड ओएस अपडेट्स ब्रेकिंग फोरेंसिक कैपेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है ये, अब मान के चलो कोई ओएस है जो पूरा, अब हमारा जो टूल है वो किसी पुराने ओएस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब उस, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका कोई अपडेट आया और उसमें जो जिस रास्ते के थ्रू हम हमारा टूल वहां पे वर्क कर रहा था, जो डेटा निकाल रहा था या जो भी उसमें कर रहा था, वो रास्ता ही उसने बंद कर दिया अपडेट में। तो अब हमारी जो कैपेबिलिटीज थी, जो हमारे फॉरेंसिक टूल थे, वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे उस पे। समझ में आ रहा है कि कैसे होगा? गौरव, शुभम, राहुल, सपना। एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर। जैसे अभी मान के चलो, मैं एक चीज बताता हूँ। हमारा एक टूल है, जैसे कहाँ गया ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन है। ये अभी इसका अपग्रेड आया था। इस अपग्रेड में क्या किया गया, ये है हमारे मोबाइल फॉरेंसिक का एक टूल है।
अब इसमें क्या होता है, अगर इसमें जो हमारे अलग अलग मोबाइल के जो वर्जन है, सभी मोबाइल्स के, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, अगर उसका वर्जन इसमें है तो उसकी फॉरेंसिक ये कर सकता है। अगर वो वर्जन ही इसमें नहीं है तो उसकी फॉरेंसिक ये नहीं कर पाएगा। तो वो अपडेटेड वर्जन होगा, जो नए वर्जन आए हैं वो नहीं होंगे उसमें। तो उनके लिए हमारी जो फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज हैं वो पिछड़ जाती हैं, हमारे टूल्स उस पर वर्क नहीं कर पाते। अब मान के चलो, अब जैसे आपने सीएच में देखा होगा कि हम किसी भी उसमें जाते हैं, जब हम घुसते हैं कहीं से भी तो किसी पोर्ट के थ्रू या किसी न किसी रास्ते के थ्रू घुसते हैं। अब अगर उसने वो पोर्ट ही बंद कर दिया तो हम उसमें घुस ही नहीं पाएंगे, होता है ना। तो वही हमारे टूल के साथ होता है, जब हमारा टूल किसी भी चीज में वर्क, किसी भी उस पर वर्क करता है, उससे डेटा लेकर के आता है, तो वो किसी रास्ते के थ्रू जाता है। अगर वो रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा तो अब वो अपडेट्स में होता है। अब अगर उसी रास्ते से कोई और भी घुस रहा है, जो वहां से मान के चलो कोई हैकर है या कोई अटैकर है जो उसमें जा रहा है, जो उसका गलत यूज कर रहा है, तो उसको अगर कंपनी पैच कर देती है अपडेट के अंदर वल्नरेबिलिटी को, तो एज अ बग, तो फिर वो हम उसका यूज नहीं कर पाते और हमारा टूल होता है वो वहां पे फेल हो जाता है। समझ में आया कि क्या होगा? यस सर। अगर कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी। गौरव, सपना, राहुल। नो सर। ठीक है, फिर आता है डिलीटेड डेटा रिकवरी लिमिटेशन ड्यू टू एसएसडी वियर लेवलिंग। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है कि जो हमने डेटा डिलीट किया है वो ओवरराइट हो जाता है, या कुछ भी उसमें इस टाइप का हम कर देते हैं, ओवरराइटिंग हो जाती है किसी भी कारण से। अब मान के चलो एक 8 जीबी की पेन ड्राइव है, अब उसमें वो बंदा है वो डेली वर्क कर रहा है उस 8 जीबी की पेन ड्राइव पे, तो उसमें ओवरराइट होने के चांसेस बहुत से होते हैं। अब मान के चलो किसी, जो हमारे कैमरा और जो हमारे ये आईओटी डिवाइसेस होते हैं, खास करके कैमरा के साथ ये केस मैंने देखा है। अब उसमें क्या होता है, उसमें जो स्टोरेज होती है, अगर हम अलग अलग कैमरा की अलग अलग स्टोरेज होती है। अब उसमें कुछ पर्सनल उसकी होती है जो उसके अंदर इंटीग्रेटेड आती है हमारे साथ, और कुछ हम एक्सटर्नल देते हैं उसमें। अब उसमें भी अलग अलग कैमरा की अलग अलग रहती है कि उस वो कितने स्टोरेज तक उसको सपोर्ट, एक्सटर्नल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। अब उसकी अगर मान के चलो 32 जीबी की एक कैपेसिटी है कि 32 जीबी तक ही वो एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सेप्ट करता है। अगर वो फिर उसमें 32 जीबी जब उसमें भर जाती है तो वो एक पीरियड के बाद में उसको डिलीट करता रहता है, फिर साथ के साथ उसको फॉर्मेट करता रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो फॉर्मेट करता है तो पहले तो सिलेक्ट इसमें चला जाएगा। फिर अब वो अगर एक मंथ की, अगर वो मान के चलो 32 जीबी में वो कैमरा है, वो एक मंथ की वो कर सकता है, स्टोरेज रख सकता है 30 दिन की। अगर वो 30 दिन की अगर स्टोरेज रख रहा है और 30 दिन बाद वो, 1 महीने बाद वो खुद से डिलीट हो जा रही है, तो 3 महीने में वो सारा डेटा वाइप आउट हो जाएगा उसमें से, ओवरराइट होकर के। फिर वो हमें डिलीटेड डेटा नहीं मिलेगा उसमें से। तो वो एक वो भी इशू आता है हमारे उसमें। फिर आता है लीगल एंड जुरिडिक्शनल रिस्ट्रिक्शंस इम्पैक्टिंग एविडेंस कलेक्शन। अब क्या होता है ना, अब हमारे साथ कभी कभी क्या इशू होता है, मैंने जैसे इसमें कल आपको बताया था जो लॉस थे, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि हम किसी का भी ऐसे ही फोन नहीं ले सकते। किसी का पर्सनल अगर मोबाइल है या किसी का भी पर्सनल डिवाइस है, कोई भी डिजिटल डिवाइस है, हम उसको यूं ही छीन नहीं सकते। कोई भी हो, चाहे वो पुलिस का हो या कोई साइबर फोरेंसिक का पर्सन हो, वो उसको नहीं ले सकता जब तक उसके पास कोई भी परमिशन, कोर्ट की परमिशन या उसके पास कोई वारंट नहीं है, तब तक वो नहीं ले सकता। तो अगर अब मान के चलो मेरे को पता चल गया कि एक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, मेरे पास कोई वारंट नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि इस डिवाइस में हमें एविडेंस मिल सकता है। अगर हमारे पास वारंट नहीं है तो हम उसको नहीं ले सकते, और सामने वाले को भी पता चल गया कि पुलिस को पता चल चुका है और वो पुलिस अभी कभी भी उसको पकड़ सकती है। तो वो उसमें से डेटा अल्टरेशन की कोशिश करेगा, उसको उसमें से डेटा को डिलीट करने की या हटाने की या एंटी फोरेंसिक टेक्निक यूज करने की कोशिश करेगा।
तो उसमें क्या होगा, कभी कभी जो हमारे लीगल और जो जुरिडिक्शनल जो हमारी लॉज है और जो रूल्स हैं वो हमारे लिए बैरियर बन जाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया कि लीगल और जो डिलीटेड डेटा है वो कैसे वर्क करता है, तो वो कैसे हमारे लिए बैरियर बन जाता है। Yes, sir. सभी को समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे इसमें हमारे लॉज में। ये हमारे अलग अलग लॉज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे संविधान के अलग अलग लॉ हैं। एक बार इसको रीड करो। ये पुराने लॉ हैं। मैं आपको अभी जो हमारे लेटेस्ट लॉ हैं वो दिखा देता हूँ। इंडियन साइबर लॉ। आप लोग क्लास में रिस्पॉन्स देते हो ना, इसीलिए मैंने ये लॉ निकाल लिया। नहीं पहले मैं वही करवाता था। ये मैंने अभी आज ही रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आता ना सामने से तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। ये देखो, जो मैंने बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले जो लॉ आए थे वो 2000 ईयर 2000 में आए थे। अब उनको अमेंडमेंट फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया, वो आईटी एक्ट के थ्रू आए थे। उनको फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट किया था, अमेंड किया गया था आईटी लॉज को, वो 2008 में किया गया था। और उसके बाद फिर रेगुलरली इसमें अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। तो वो सब हम देखते हैं। अब इसमें की सेक्शंस कौन से हैं जो हमारे यूज होते हैं। सेक्शन 43, सेक्शन 66, सेक्शन 66 सी, 16, 66 डी, 66 ई, 67, 67 ए बी, और 69 ए, और 70 और 72। अब अलग अलग जो ये लॉज हैं, एक बार इसको आप रीड करो कि ये कैसे यूज होते हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, एक बार इसको रीड करो। इसमें देखो कि कुछ समझ नहीं आता तो मेरे से पूछो। जो ये ओएस है, ये कैसे यूज करते हैं? एक मशीन है या इसमें अलग अलग ओके, ट्राई हैकिंग की तरह ही है ये, वल्नब और उनकी तरह। ओके, रियल वेबसाइट तो नहीं मिलेगा? रियल वेबसाइट है, जो रियल वेबसाइट होंगे वो तो नहीं मिलेगा? हाँ, वो तो अलग है ना। मैंने एक बार खोल के देखा है, मस्त पता नहीं की है ये, फिर समझ में नहीं आया कुछ। अगर हो जाए तो मेरे को बता देना।
हो गया? सब लोगों का हो गया क्या? सपना, राहुल, शुभम? ओके। कुछ पूछना हो किसी कोई क्वेश्चन हो? राहुल, सपना? आप एक बार सर एक्सप्लेन कर दो, हमने तो पढ़ लिया। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। जो 43 सेक्शन है, सेक्शन 43 है, वो है मतलब कि पेनल्टी के बारे में बताया गया है कि जो अगर कोई भी किसी का कंप्यूटर या कोई मोबाइल वगैरह कोई भी डिजिटल डिवाइस है, सिस्टम है, उसको तोड़ देता है या डेटा थेफ्ट करता है, तो उसका उसके रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो सारे सेक्शन 43 में बताए गए हैं कि उसकी क्या सजा होगी, क्या जो भी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी कैसे प्रोसीडिंग होगी, तो वो सारा इसमें बताया गया है। फिर कोई अगर हैकिंग या डेटा थेफ्ट करता है, मतलब कि कोई डेटा चुरा लेता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि उसमें क्या है, 3 साल तक की सजा और 5 लाख तक का है वो फाइन है, या दोनों भी हो सकते हैं इसमें। फिर 66C है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट पे है। अगर किसी कोई आइडेंटिटी थेफ्ट करता है तो उसमें मतलब कि उसके अगर डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड है उसको यूज करके जो भी अगर उसकी आइडेंटिटी यूज करके कुछ भी करता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रहेगा वो सारा इसमें बताया गया है। अब जैसे कौन सा था ये, 66C। अब ये देखोगे 66C, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, फाइन और 1 लाख तक का जुर्माना। ये पहले था, ये अपडेट हो चुका है। अभी जो अमेंडमेंट हुए थे 2024 में, 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुए थे, तो अमेंडमेंट्स उसमें ये अपडेट हुआ है, शायद से 5 लाख हुआ है ये भी। अब 66B है, वो चीटिंग और मतलब कि जो फ्रॉड्स होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग सारा इसमें दिया गया है। जो 66E है, वो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब जो मैं कल केस बता रहा था आपको, मैंने बताया था ना वो हाईवे वाला केस, याद है? शुभम, गौरव, राहुल, आप लोग थे क्लास में। उस केस में जो सेक्शन यूज हुआ था वो ये वाला यूज हुआ था, 66E। क्योंकि उसमें वायलेशन ऑफ प्राइवेसी का एक्ट लगा था जो सुपरवाइजर थे, ना कि उस जो बीजेपी का लीडर था उस पे जो माइनर केस बना था सिर्फ। ठीक है। अब सेक्शन 67 है जो, वो है पब्लिशिंग ऑफेंस कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कि अगर हम किसी के रिगार्डिंग कुछ भी गलत कमेंट्स और ये सब रहता है, तो अगर कुछ भी किसी के बारे में गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी डिजिटली, तो वो आता है सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग, अंडर में आता है। फिर सेक्शन 67A है जो, वो आता है अगर किसी को हम जैसे कुछ सेक्सुअली जो अगर वो है, वो अगर हम पब्लिश कर देते हैं, एक ये भी इसमें यूज हुआ था जो 67A है, कि हम उसको पब्लिश कर दिया उसमें। अगर वो पब्लिश नहीं करते या वायरल नहीं करते, तो ये एक्सेप्शन नहीं लगता उन पे। तो ये प्राइवेसी और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट का ये आ गया इसमें। फिर 67B है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे आ जाता है, जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज जो मटेरियल है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी भी अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर रेगुलरली किसी बच्चे की घर में भी अगर नॉर्मल अगर वो होता है कि अगर बच्चे को कपड़े नहीं पहना रखे और उसकी आप फोटो शेयर कर रहे हो,
तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, या वो आपको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है वहां से। आपने पहले सुना है इसके बारे में? पता है आपको कि अगर आप किसी भी छोटे बच्चे की अगर फोटो अगर आप बिना कपड़ों के कहीं पे भी अगर पोस्ट भी करते हो, वीडियोग्राफी तो एक दूर की बात रहेगी, अगर छोटी सी अगर कोई फोटो भी आप शेयर करते हो किसी के साथ, एक या दो बार के साथ नहीं होता, अगर आप रेगुलरली उसको कर रहे हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा वहां से। फिर आता है सेक्शन 69, पावर टू इंटरसेप्ट मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन। अब हमारा जैसे डेटा है जो क्लाउड पे रहता है, या हम मैन इन द मिडल आ जाता है इसमें, जैसे कि और वो आपका डेटा को है वो उसको डिक्रिप्ट करके उसको रीड कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है आपके जो अब मान के चलो मैं किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाकर के बैठ गया और उसके नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा हूँ वहां पे बैठ के, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मॉनिटर कर रहा हूँ, तो सेक्शन 69 के अंडर में हम जो भी धाराएं लगेंगी वो 69 के अंडर में आएगा। फिर 69A है, वो है पावर टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि रैंसमवेयर अटैक में होता है कि उसमें इनक्रिप्ट करके उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाता उस डेटा को, तो उस वो आता है 69A। सेक्शन 70 के अंदर में आता है प्रोटेक्ट सिस्टम्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान के चलो किसी कंपनी का कोई बड़ा हायर रैंक का कोई बंदा है, मान के चलो सीईओ ही मान लेते हैं, आपका सीईओ है, सीईओ नहीं सीईओ, सीईओ एक अलग पोस्ट होती है, सीईओ है मान के चलो किसी कंपनी का। अब उसके सिस्टम का एक्सेस सिर्फ सीईओ के पास ही रहेगा, किसी और बंदे के पास उसका एक्सेस नहीं रहता। अब मान के चलो कोई एम्प्लॉय है जिसको पासवर्ड का या किसी भी तरीके से उसको उसको पता चल गया कि वो क्या पासवर्ड है और उसका एक्सेस मिल गया उसको। अब वो उसको एक्सेस करता है और उसमें से कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर देता है, तो उसके वो आएगा सेक्शन 70 के अंडर में। फिर 72 है, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी बाय एनी पर्सन हु हैज सिक्योर्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब मान के चलो किसी की कोई प्राइवेट है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे प्राइवेट आईडीज रखते हैं ना, अब अगर उसको कोई हम चाहते हैं कि किस किस को हम जिसको हम परमिशन दें सिर्फ वही एक्सेस कर पाए, अगर वो डेटा को कहीं पे भी लीक करता है, अगर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अगर क्रिमिनल है वो उस डेटा को एक्सेस करके उसको कहीं पे भी लीक कर देता है, ब्रीच कर देता है, तो वो 72 के अंडर में आएगा। समझ में आया? ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जो की सेक्शंस हैं, वो कौन से हैं? यस सर। राहुल, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आईपीसी की अलग अलग धाराएं होती हैं, वो मैंने कल बताया था कि 1860 से हमारी जो आईपीसी बना था, तो तब से ये अलग अलग अमेंडमेंट्स होते आए हैं हमारे इसमें संविधान में। तो इसमें भी अमेंडमेंट्स हुए थे, साइबर रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हुए थे, इसमें सेक्शन 354D है, वो साइबर स्टॉकिंग है। अगर कोई आपको रेगुलरली स्टॉक कर रहा है आपके सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, तो वो सेक्शन 354D के अंडर में आएगा। फिर जो सेक्शन 379 है, वो है थेफ्ट ऑफ डेटा। अगर कोई आपका जो डेटा है वो थेफ्ट करता है, अगर कोई आपका डेटा को चुराता है तो वो यहाँ पे आएगा। अब सेक्शन 420 है, 420, अगर कोई आपसे फ्रॉड करता है या चीटिंग करता है तो वो एक इसमें भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो सजा और वो सब एक्सप्लेन की गई है, वो आईपीसी में एक्सप्लेन की गई है। फिर जो सेक्शन 468 है, वो है फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग। अब कुछ मान के चलो किसी ने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप देखोगे कि ओसिएंट किया मैंने किसी के भी ऊपर, ओसिएंट कंडक्ट किया, ओसिएंट से मैंने उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो निकाल ली कहीं से भी, सोशल मीडिया से या कहीं से भी, तो उससे मैंने जो भी उसको चीटिंग करने के लिए या फिशिंग करने के लिए उसके लिए यूज किया, तो वो 468 सेक्शन के अंदर में जो भी प्रावधान दिए गए हैं इंडियन पिनल कोड के, उसके अकॉर्डिंग जो एफआईआर है और जो केस दर्ज होगा उसके अकॉर्डिंग होगा।
फिर सेक्शन 499 और 500 है, वो साइबर डिफेमेशन के है। अगर कोई डिजिटली किसी को डिफेम कर रहा है या उसके रिगार्डिंग कुछ फेक न्यूज क्रिएट करके उसको वो स्प्रेड कर रहा है, तो वो सेक्शन 499 और 500 के अंडर में आएगा। फिर आता सेक्शन 509, सेंडिंग ल्यूड मैसेज ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन हम किसी को भी कुछ भी गलत या फेक कुछ न्यूज दे रहे हैं और कुछ भी गलत हम मैसेजिंग कर रहे हैं, तो वो 509 के अंडर में आता है। समझ में आया ना कि क्या क्या है? अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो कुछ आप पूछ सकते हो, अभी तक जो बताया मैंने। शुभम, सपना, राहुल, आपको आया? सर। यस सर। यस ठीक सर। है, फिर आगे चलते हैं हम। डिजिटल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में बनाया गया है, इसमें क्या क्या है? इसमें कुछ की प्रोविजन जो हमें दिए गए हैं: कंटेंट बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि इसमें आप एक बार रीड करो इसको, फिर आप देखो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता, जो की प्रोविजन इसमें दिए गए हैं, जो जो चीजें इसमें ऐड की गई हैं, वो क्या क्या है। अगर कुछ नहीं समझ में आता फिर आप पूछो, क्योंकि एक्सप्लेन करने में फिर हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे। आप इसको रीड करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें ये हमारे ज्यादा कुछ काम आता नहीं है, क्योंकि ये सारा काम पुलिस का होता है, हमारा काम नहीं होता है। जो लॉज का और हम इसका इन रहता है ना, ये सारा काम उनका रहता है, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। हो जाए तो मेरे को एक बार बता देना। इसके बाद भी बैच है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। स्मेल है ना, मन ने अच्छी लगे। वैसे वो भी नहीं है कि भाई सूंघते ही रहो उसमें, पर कई दिन बाद मैं देखा कि वो कर रहे हैं इसमें टायर मार्क। एक बार पता क्या है, बाद में बताऊँ। हो गया गाइस, सबका हो गया? यस सर। सपना, राहुल, आपका आपने रीड कर लिया? कुछ क्वेश्चन है तो यस सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। नो सर। चलो तो फिर हम आगे चलते हैं। ये था, ये सीआरपीसी के सेक्शन हैं अलग अलग। जो सेक्शन 91 है, 92 है, 164 है। इसमें क्या क्या होता है? पुलिस कैन डिमांड प्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स। मतलब कि इसमें जो पुलिस के रिगार्डिंग है, जो प्रोसीजर है, उसके अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। मैं ये शेयर करूं क्या आपके साथ? आप इसको रीड कर लेना बाद में, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये हमारे काम का है भी नहीं यस है। सर, शेयर कर दीजिए। यस सर, शेयर कर दो आप। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ, आप रीड कर लेना। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कल पूछ लेना आप, क्योंकि इसमें ये सारा काम पुलिस का होता है, हमारा काम नहीं होता है ये। मैं आपको शेयर करता हूँ, 1 मिनट। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने पहली बार जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है वो इतनी 3 दिन तक चली है, मेरे को लग रहा है चौथे दिन भी जाने वाली है ये।
क्योंकि इस बैच में थोड़ा आप रिएक्शन देते हो ना तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। साइबर लॉस। सर हाँ। सर सर जो इसका इंटरव्यू होता है, अगर CHFI की जो कंपनीज अभी जैसे आई है, तो इसमें इंट्रोडक्शन टाइप ही पूछते हैं क्या? ज़्यादा थियरी पूछेंगे ना, प्रैक्टिकल करा के दिखेंगे नहीं? नहीं, वो थ्योरी ही पूछते हैं स्टार्टिंग में। वो आपसे टूल्स पूछ सकते हैं कि तो जैसे कि आप ओके। इमेजिंग में कौन से टूल्स यूज करेंगे, एनालिसिस के लिए क्या टूल यूज करेंगे, और अगर एंटी फोरेंसिक के लिए क्या यूज करेंगे। तो वो अलग अलग टूल्स आपसे पूछ लेते हैं। ओके। हाँ, ओके। क्योंकि जनरली क्या होता वरना है जो ना। इंट्रोडक्शन अभी तक करा है वो भी पूछते हैं। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे थे। मतलब अभी 4 दिन जो हम इंट्रोडक्शन अभी करे, मतलब पूरा कर चुके हैं अभी 3 दिन में, तो हाँ वो हाँ यही पूछेंगे बेसिकली, इनमें से ही कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, उसी में से ही पूछ लेंगे बस। उसमें क्योंकि इंटरव्यूअर का कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ, उसका कहाँ पे क्या माइंड चल रहा है, तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अब मान के चलो जो कभी कभी नॉन टेक्निकल जो लोग होते हैं वो आए होते हैं, जो फोरेंसिक्स से रिगार्डिंग नहीं होते, वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस रेडी करके दिए होते हैं, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछते हैं वो। अगर उनको प्रॉपर अगर उनको डेफिनेशन लिख के दी है, अगर उनको लगा कि सिमिलर कुछ लग रहा है, तो वो आपको ले लेंगे, अदरवाइज वो छोड़ देंगे, चाहे आपने बताया बिल्कुल सही हो। कभी कभी इंटरव्यू में ये भी वहां पे खेला हो जाता है। ये डाउनलोड हो गई क्या आपकी सभी की? यस सर, हो गया। सपना, राहुल, गौरव, आपका हो गया? ओके। राहुल, यस सर। सपना कंप्लीट है? नहीं, फिर हम आगे चलते हैं, नहीं तो। सर ड्राइव पे शेयर किया है आपने? नहीं, मैंने इस पे किया है, मीट में, मीट की चैट में देखो आप। सर एक्चुअली मैं मोबाइल से क्लास ले रही हूँ इसलिए। तो उसमें भी डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसमें क्या होगा? मैसेज बॉक्स में होगा। मैसेज बॉक्स में, ये देखोगे ना, यहाँ से मैसेज बॉक्स में जाओगे तो मैसेज बॉक्स में ये वर्म होल का एक लिंक है। अगर आप लिंक को कॉपी करके भी रख लोगे तो 24 आवर्स तक ये रहता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। हो जाए तो मेरे को एक बार बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ सर, हो गई 10। ठीक है। फिर हमारे जो की चैलेंजेस जो डिजिटल फॉरेंसिक के कुछ और हैं वो मैं बता देता हूँ। रैपिड पेस ऑफ अटैक्स, एक बार इनको की चैलेंजेस को आप भी रीड करो पहले, फिर अगर इसमें कुछ आपको इशू आता है तो पूछ लो, क्योंकि ये मैं पहले बता दिया तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। एक बार ये मैंने आपके लिए ही रखा हुआ है लास्ट पे जो है, कि आप एक बार रीड कर सकें।
हो गया? हो जाए तो बताओ। यस। सब लोगों का हो जाए तो सब बता देना एक बार मेरे को, फिर मैं आगे चलते हैं। हो गया सबका? गौरव, राहुल, सपना? तो फिर हम अब आगे चलते हैं। बेसिक अटैक्स और हैकर, जो बेसिक अटैक्स जो हमें देखने को मिलते हैं, एक कॉमन जो केसेस में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। फिशिंग अटैक मिलेगा, अनोनिमिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन, हेक्स एडिटर और की लॉगर, जो हमें कॉमनली देखने को मिल जाते हैं कि किसी भी केस में। बाकी आपको इसके रिगार्डिंग साहिल सर ने करवा भी दिया था। वो हो गया था ना आपका टॉपिक, जो कॉमन जो बेसिक अटैक्स हैं, और वो आप सीएच में भी किया होगा आपने। अब आप अगर इस इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन में कोई भी किसी प्रकार का कहीं से भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे प्रोसेस पे चलेंगे। जो हमारा प्रोसेस होता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, फिर हम एक काम कर लेते हैं। प्रोसेस जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़ा ये देख लेते हैं कैरियर का जो अपना रहता है, अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज और जो सर्टिफिकेशंस है हमारे, जो हम कर सकते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। एक मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लूँ सब लोगों की। ये क्या बेच रहे थे बार बार? क्या था? attendance। ये इसमें पीडीएफ आपने डाली है क्लास प्लस में? किसने डाली है ये? कौन सा पीडीएफ सर? क्लास प्लस में पीडीएफ डाली है, ये किसने डाली है? गौरव, आपने डाली है? भाई, अगर क्लास प्लस पे डालनी होती तो मैं ही दे देता क्लास प्लस पे। इसीलिए तो मैंने वॉर्म होल से भेजी थी कि क्लास प्लस पे नहीं डालनी, क्योंकि यहाँ से डेटा जाता है क्लास प्लस से, डिलीट होगी नहीं ये।
कौन सा बैच अपना 3 से 5? आदित्य है? नहीं। असद भी नहीं है, गौरव है, तेजस्वी नहीं है, प्रताप भी नहीं है, राहुल है, सपना भी है, सुमनप्रीत नहीं है। सपना मेरे को लगता नहीं है कि अब दोबारा रिकनेक्ट होगी। शायद से कोई नेटवर्क इशू होगा या कुछ इशू होगा, तो हम चलते हैं फिर आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे। इसमें जो डिफरेंट जॉब टाइटल्स हमें देखने को मिलेंगी साइबर फॉरेंसिक में, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट हो जाएगा। और आते हैं, sorry guys। अब जो साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट होता है, उसके क्या क्या रहेगा, उसका जो काम वहाँ पे रहेगा, रिकवरिंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंसेस। मतलब कि कोई भी हो, चाहे वो डिजिटल डिवाइस किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसको उसमें से डेटा को रिकवर करना और उसको एनालाइज करना, ये काम रहेगा साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट का। फिर आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। मैंने इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो बताया था वो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का रहेगा। याद है ना मैंने जो बताए थे दोनों का डिफरेंस? पूरी एक कैसे? पूरी एक क्लास गई थी उस पे, एक दिन की। तो फिर आता है सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब इसका काम क्या रहता है? फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड सिस्टम्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। मतलब कि अलग अलग जितने भी वो रहते हैं, उसमें जो उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का जो काम रहता है वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रहेगा। फिर लॉ इन्फोर्समेंट साइबर एक्सपर्ट। मतलब कि जो जो हमारी एजेंसीज हैं अलग अलग, उसमें जो जैसे साइबर सेल है और वो है, तो वहाँ पे क्या रहेगा हमारा? लॉ इन्फोर्समेंट साइबर एक्सपर्ट की एक जॉब प्रोफाइल रहेगी। फिर एक आता है डिजिटल एविडेंस स्पेशलिस्ट। अब ये क्या करता है? डिजिटल एविडेंस स्पेशलिस्ट कौन होता है? कोई बताएगा? किसी को आइडिया हो है उसका? कैसे? एक ये जॉब टाइटल है डिजिटल एविडेंस स्पेशलिस्ट। ये कौन रहता है? इसका काम क्या रहेगा? अगर जॉब प्रोफाइल है तो उसका कुछ ना कुछ काम तो रहेगा ही। किसी को आइडिया? राहुल, शुभम? इसमें बेसिकली जो डिजिटल एविडेंस स्पेशलिस्ट होता है उसका काम क्या होता है? जितने भी एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और उसको एनालाइज कैसे करना है, वो सारा उसका उसके अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। मैंने बताया था ना, इसमें एक एक टूल की भी स्पेशलाइजेशन होती है। मैंने बताया था आपको इसमें क्या। आवाज नहीं आ रहा। अभी अभी भी नहीं आ रहा। अब आ रहा है। इसमें क्या होता है, जो डिजिटल एविडेंस स्पेशलिस्ट होता है वो एक स्पेशल एविडेंस कलेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना और फिर उसको एनालाइज करना कि उसमें कुछ एनालाइज करते हुए उसमें कोई डेटा अल्टरेशन या उसकी इंटीग्रिटी ब्रेक ना हो, तो वो सारी चीजें चेक करना, वो सारा काम रहता है डिजिटल एविडेंस स्पेशलिस्ट का, जो एविडेंस से रिगार्डिंग जो भी काम करेगा। और ये चेक करना कि वो जो एविडेंस है, जो रिपोर्ट बनी है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होगी या नहीं होगी। ये काम रहता है डिजिटल एविडेंस स्पेशलिस्ट का। ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं जो हमारी रहती हैं। फिर हमारी सर्टिफाइड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, जो एक सर्टिफिकेशन होता है। कौन इसको प्रोवाइड करवाता है? IACCP करवाती है। इसमें क्या क्या जो सिलेबस पे फोकस किया जाता है? साइबर क्राइम लॉस है, साइबर क्राइम लॉज है, उसके ऊपर किया जाता है। एविडेंस हैंडलिंग है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है।
इन्वेस्टिगेशन जो टेक्निक्स हैं अलग अलग, उस पर फोकस किया जाता है। फिर आता है हमारा CCFE, सर्टिफाइड कंप्यूटर फोरेंसिक्स एग्जामिनर। ये कौन कंडक्ट करवाता है? IACRB करवाती है। अब इसमें जो सिलेबस जो रहता है वो रहता है डिजिटल फोरेंसिक्स से रिगार्डिंग, डेटा रिकवरी और फोरेंसिक इमेजिंग के रिगार्डिंग, ये सारा इसका सिलेबस रहता है। फिर आता है गायक सर्टिफाइड फोरेंसिक एनालिस्ट, GCFA। ये एक बहुत ही अच्छा है, सांस का है, एक ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा, मतलब कि जो सर्टिफिकेशन है वो है इसमें, जो CHFI जैसे ही है। अब इसमें क्या क्या होता है? डीप डाइव इनटू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि रेपुटेशन है इस सर्टिफिकेशन की मार्केट में। डीप डाइव इनटू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन का जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, या कल बताऊंगा जो प्रोसेस मैं आपको, वो सारा रहेगा इसमें। फिर इंट्रूशन डिटेक्शन है, उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है वो रहेगा। फिर रहेगा एडवांस्ड थ्रेट हंटिंग। अब उसके बाद आता है गायक का ही साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, ये भी सांस ऑफर करती है हमें। फिर इसमें जो फोकस होता है वो होता है थ्रेट इंटेलिजेंस पे, साइबर क्राइम पे, साइबर क्राइम ट्रैकिंग पे, प्रोफाइलिंग अटैकर्स, मतलब कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आता है CFCE, सर्टिफाइड फोरेंसिक कंप्यूटर एग्जामिनर। ये कौन प्रोवाइड करवाता है? IACIS, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस पे फोकस करती है? कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस और एविडेंस एनालिसिस पे। फिर जो इनकेस का है, इनकेस सर्टिफाइड एग्जामिनर। अब इनकेस का जो ये वाला सर्टिफिकेशन है, ये स्पेशली जो इनकेस के टूल्स हैं, जैसे इमेजिंग का टूल है, FTK है, और ये सब टूल है, उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करवाती है। ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर जो टूल है उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन है। ये ओपन टेक्स्ट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करवाती है। इसमें किन किन चीज़ों पे जो क्या क्या सिलेबस है जिस पे फोकस किया जाता है? मास्टरी इन यूजिंग इन केस फोरेंसिक सॉफ्टवेयर फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जो इन केस के डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं या जो हार्डवेयर टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, बेसिकली इसमें ये ऑनलाइन एग्जाम होता है तो सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। तो सॉफ्टवेयर जितने भी इनके टूल हैं इन केस के, जो साइबर इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, उसको मास्टरी करके उसके रिगार्डिंग जो एग्जाम होता है। फिर आता है इसी काउंसिल का सर्टिफाइड हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, जो मोस्ट फेमस है, जो अपने कोर्स का भी नेम है, CHFI। इसको ऑफर करता है इसी काउंसिल। इसमें जो फोकस किया जाता है जो सिलेबस पे, वो क्या क्या होता है? आइडेंटिफाइंग इंट्रूजन, कलेक्टिंग एविडेंस, प्रोसिक्यूटिंग साइबर क्रिमिनल्स। इसमें इन चीजों पे ध्यान दिया जाता सर, है। इसमें एक टर्म होता है कि इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, क्या? इंफॉर्मेशन कलेक्शन, हाँ, वो क्या होता है इसमें साइबर फोरेंसिक में? इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या होता है ना, आप माइक मत लगाओ, पीछे से सुनाया सब। इसमें क्या होता है? जो इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और डेटा, इनमें जो ये टर्म्स होती हैं इसमें डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको बेसिकली एक प्रॉपर डेफिनेशन में समझाऊं, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डिफरेंस, क्योंकि इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस होता है अलग अलग। डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो बोलते हैं सर, है, क्या चीज? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये बोलो। हाँ नहीं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो एक अलग, वो एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है कि जो कहीं से भी हम ओशियन करते हैं या कुछ भी अगर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो रहती है इंफॉर्मेशन। अब उसको अगर हमने थोड़ा मॉडिफाई करके और अच्छे से उसमें से जो हमारे काम की जो चीजें हैं वो निकाल करके वो रखी हैं, वो है इंटेलिजेंस। अब अगर मान के चलो कि उस इंटेलिजेंस को हम वो कर देते हैं, एक आर्टिकुलेटेड जो हम रूप दे देते हैं, तो वो सारा डेटा बन जाता है।
डेटा से इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस और ये सब निकलती हैं। मैं एक मिनट इसको बताता हूँ आपको, इसमें क्या क्या वो है, इंटेलिजेंस एंड डेटा। अब देखो, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है। डेटा है वो रॉ है, ये एक जो दिया है हमें रॉ फैक्ट्स हैं या अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हैं, मतलब कि एक भर के हमें एक डेटा दे दिया, हमें उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकलेगी। अब इंफॉर्मेशन निकल के फिर जो उसमें से हमारे पास जो एक प्रोसेस डेटा निकलेगा वो इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर उसके बाद जो हमारे काम की जो चीजें हैं वो इंटेलिजेंस रहेंगी, कहलाएंगी। इसको मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ। अभी अगर हम इसको देखेंगे, ये है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंटेलिजेंस, इस टाइप से रहेगा ये। अब इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो रॉ होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी हम वो नहीं होता, मतलब कि डेटा कुछ भी हो सकता है, उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी डेटा हमें कहीं से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन उसमें से जो हमारे काम की जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब हमारी एजेंसी है आईबी, मान लो आईबी हमारी एक एजेंसी है, जानते होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में आप। उसके पास कहीं से कुछ पता चला कि कोई इंसिडेंट या किसी रिगार्डिंग किसी ऑपरेशन के रिगार्ड कोई ऑपरेशन चल रहा है हमारा, मान के चलो ड्रग्स का कोई केस है। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है कि कुछ लोग हैं जो कि ड्रग्स यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रग्स का धंधा चल रहा है, ये है डेटा, वहां पे चल रहा है। एक रो है कि हाँ यहाँ, क्योंकि हम कहीं से भी जाते हैं या कुछ भी वो होता है तो हम वहां पे देखते हैं, माहौल देखते हैं, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है या यहाँ पे कुछ नशा का जो ड्रग्स का जो कारोबार है वो चल रहा है। तो ये हो गया रॉ, जो डेटा है, ये डेटा हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, वहां पे कुछ लोगों को भेजेंगे जो वहां पे सर्विलांस कंडक्ट करेंगे। आईबी भेजेगी अपने कुछ लोगों को, जो अपने उनके जो खबरी होते हैं, जिनको खबरी बोला जाता है, तो अपने लोगों को भेजेगी, वो वहां पे जा करके सर्विलांस करेंगे, थोड़ा लोगों से बातचीत करेंगे या वहां पे जा करके देखेंगे। वहां से जो हमारे पास एक निकल करके जो आएगा जो डेटा, वो होगा इंफॉर्मेशन। वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हमें सुनने में आया है या हमें, क्योंकि अब मान के चलो अगर वो देखा जाएगा कि वो कितना ऑथेंटिक है, किसने उसको बताया है, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन आई है। अब उस इंफॉर्मेशन में से हमने कुछ फैक्ट्स निकाले। अब मान के चलो कि उसमें से हमने एक ये पता चला कि उस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि कहीं से कोई ड्रग्स की एक खेप आने वाली है, कोई एक ड्रग्स का पूरा का पूरा एक जो बोलते हैं हम, एक पूरा जत्था, या मतलब कि एक मान के चलो 10 या 12 किलो का एक ड्रग्स का एक कोई पैकेट है जो कहीं से आ रहा है, और हमें पता है कि किस रूट से जाने वाला है और कहाँ पे जाने वाला है। ये होती है इंटेलिजेंस। जो हमारी फोर्सेस वर्क करती हैं, हमारी पुलिस या ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, वो इंटेलिजेंस पे वर्क करती हैं, ना कि इंफॉर्मेशन या डेटा के ऊपर। समझ में आया कि तीनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। तो ये डिफरेंस होता है। ये चीजें यूज होती हैं थ्रेट इंटेलिजेंस में, ये आता है कॉन्सेप्ट। कोई और क्वेश्चन हो? सर इस फोरेंसिक में जॉब लेने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है? जरूरी, आपका ग्रेजुएशन क्या है? बीसीए। बीसीए है? यस सर। तो शायद आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब कि टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे चल के, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो सर्टिफिकेशन पहले मांगती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो बिगिनर्स को उठा लेती हैं, बाद में सर्टिफिकेशन बोलती है कि कर लो।
आपका भी मैं आपको गौरव बताता हूँ, जैसे कुछ हमारी कंपनीज ऐसी हैं जो बिगनर्स को उठाती हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, आपकी एज क्या है? 20। हाँ, आप ग्रेजुएशन करोगे ना? क्या सोचा है, क्या करोगे ग्रेजुएशन? बीए मत करना फिर। अगर आगे साइबर फॉरेंसिक में जाना है तो बीए का कोई मतलब नहीं है। या तो करो आप, अगर आपको ज्यादा लंबा नहीं जाना है तो बीसीए करो, अदरवाइज बीटेक करो, कंप्यूटर साइंस में या आईटी में बीटेक करो किसी अच्छे कॉलेज से। तो आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी, क्योंकि अगर कॉलेज अच्छा है तो वहां से प्लेसमेंट मिलती है, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। सबसे पहली बात तो नॉलेज मिलेगी अगर बीटेक करते हो, क्योंकि रेगुलर जाओगे तो वहां पे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप बीटेक करो। अगर अगर आपको सिर्फ ये है कि आपको अभी जॉब करनी है जल्दी, आपका पास ज्यादा टाइम नहीं है या ज्यादा पैसा भी, ज्यादा टाइम और पैसा नहीं है वेस्ट कर, मतलब वेस्ट नहीं कहूंगा मैं, खर्च करने के लिए, तो आप बीसीए कर सकते हो, साथ में जॉब कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो बीसीए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेरा अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो, अगर फाइनेंशियल भी आपका स्ट्रांग है, तो मेरा सजेशन रहता है कि आप बीटेक करो और अच्छे कॉलेज से करो, कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, ताकि आपको आगे उसका बेनिफिट मिलता है। आप जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो वहां पे भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और आपकी नॉलेज और स्किल्स तो रहेंगी रहेंगी। नॉन टेक्निकल करने का कोई मतलब नहीं बनता। बीसीए और बीटेक, ये दो ग्रेजुएशन की डिग्री हैं जो करनी चाहिए। अगर आपको जॉब ही करनी है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो बीसीए करो आप, बीए मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आपको जॉब करनी है, आपका आपकी इच्छा है कि आपको अभी जॉब चाहिए, तो आप बीसीए करो, इग्नू से कर लो। कोई जरूरी थोड़ी है कि अपने को रेगुलर ही करनी है बीसीए। लेकिन मेरा बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कम से कम टेक्निकल में करो, नॉन टेक्निकल में मत करो, क्योंकि वो बीए का आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, वो ग्रेजुएशन नाम की ग्रेजुएशन हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी बीए की थी, लेकिन अब मैं बीसीए कर रहा हूँ, क्योंकि बीटेक रेगुलर करनी पड़ती, मेरे को रेगुलर नहीं करना था, क्योंकि मेरे पास पहले से ग्रेजुएशन थी, तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैं खुद भी बीसीए कर रहा हूँ। तो ये रहता है, क्योंकि पहले क्या था, पहले इतने लोग मिलते नहीं थे जो हमारे साइबर सिक्योरिटी में जो थे। अब भरा पड़ा है साइबर सिक्योरिटी में लोग, जो जैसे बीटेक की एक लहर आई थी ना, वैसे अब साइबर सिक्योरिटी की लहर आ रखी है। आपने खुद क्रोम में ही देखा होगा, अगर आप ऑफलाइन आए हो, कि क्रोम में कितने लोग हैं, और जो अदर इंस्टीट्यूट हैं वो अलग से हैं, जहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं। इसीलिए अपना पहले से ही बेस है इस प्रकार से तैयार करो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो ग्रेजुएशन करो, और फिर उसके बाद में सर्टिफिकेशन कर लो कोई, जो भी है। अगर आपको रेड टीमिंग में जाना है तो रेड टीमिंग से रिलेटेड करो, अगर आपको ब्लू टीमिंग में जाना है तो ब्लू टीमिंग से रिलेटेड करो। लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि आप ब्लू टीमिंग करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको ये है कि आप पहले से ही सोच करके आए हो कि आपको ब्लू टीमिंग में ही करना है या फोरेंसिक में ही करना है, तो वो बात एक अलग रहती है। अदरवाइज मेरा सजेशन रहता है कि आप रेड टीमिंग में जाओ, क्योंकि होता क्या है ना, जो ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग में फर्क क्या है। ब्लू टीमिंग में ग्रोथ ज्यादा लंबे टाइम तक है और जल्दी है, लेकिन रेड टीमिंग में ग्रोथ जल्दी है और लॉन्ग टर्म के लिए है। ब्लू टीमिंग में ग्रोथ कम है, ग्रोथ में कम है मतलब कि इसमें लिमिटेड जो है सर्टिफिकेशंस और लेवल्स हैं ब्लू टीमिंग में, लेकिन रेड टीमिंग में लेवल्स बहुत से हैं। इसी और जो आप देखोगे, एक ब्लू टीमिंग का जो ब्लू टीमिंग का कोई प्रोफेशनल है, अगर उसका एक्सपीरियंस है 5 साल का,
और दूसरी तरफ एक रेड टीमिंग का पर्सन है जो प्रोफेशनल है, उसका एक्सपीरियंस है 5 साल का। तो उनकी जो सैलरी का जो एक बेसिक डिफरेंस रहता है ना, वो अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। कम से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार रुपए का डिफरेंस, और इससे भी ज्यादा डिफरेंस रहता है। जो बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, मिनिमम, इससे भी ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो आप देखोगे कि आगे जा करके, अभी तो हम जैसे कि यंग हैं, इतना हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, और ज्यादातर लोग सिंगल ही होंगे, आई सपोज। तो जब आगे चल के जब फैमिली और सब हमें देखना पड़ता है, तो उसमें उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं, क्योंकि ये कुछ लाइफ की रियलिटीज होती हैं, कि वहां पे जाके हमें सोचना पड़ता है कि एक जो सिमिलर, जो हमारे एक्सपीरियंस का जो रेड टीमिंग का जो हमारा कलीग होगा, उसकी सैलरी हमसे कहीं कहीं ज्यादा होगी। तो उस टाइम पे हमें उस चीज को फील हम वो चीजें फील ना करें। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रेड टीमिंग में जाओ। अगर आप पहले से सोच के आ रखे हो कि आपको इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ब्लू टीमिंग कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। वैसे भी ब्लू टीमिंग में भी ग्रोथ है और पैसा भी है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा लिमिटेड रहता है। कोई और क्वेश्चन हो आपका? नो सर। गौरव, राहुल? नहीं सर। गौरव, आपका? देखो, अगर आप बिल्कुल जैसे आप 12th में हो, तो अभी आप सी एच कर सकते हो। सी एच करो सबसे पहले। उसके बाद कोई, जैसे सी एच की 1 साल की है वैलिडिटी। अब सी एच करने के बाद में फिर कोई दूसरा बड़ा हायर जो हमारा सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे ओ एस सी पी के हो गए, सी आर टी पी हो गया, ई जे पी टी है, तो वो कर सकते हो आप रेड टीमिंग में। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जैसे सबसे पहले आपका लेवल 1 का करो। जैसे लेवल 1 में आता है हमारा सी एच हो गया, फिर ई जे पी टी आता है, वो 1.5 में आ जाता है। फिर ओ एस सी पी है, वो ओ एस सी पी कौन से लेवल का है? जो ओ एस सी पी है हमारा रेड टीमिंग का, वो कौन से लेवल पे है? मतलब कि जैसे 1 2 3 से अपन नहीं, मतलब कि एक लेवल अगर हम देखें, जैसे वही 65 उसका लेवल के, मतलब ये थोड़ा लेवल अच्छा है, उसका लेवल लेवल हाई लेवल है, मतलब जो मैंने बात बार ला कर पैकेज। हाँ, तो ओ एस सी पी है, वो एक अच्छा लेवल है उसका। मतलब कि अगर हम रेटिंग में वो करें, तो जैसे 5 की अगर हम वो रेटिंग में करें, तो मतलब कि तीसरे लेवल पे उसको हम देख सकते हैं। तो ये रहता है। इसीलिए ओ एस सी पी एक अच्छा सर्टिफिकेशन है, मतलब कि बेस्ट सर्टिफिकेशन भी बोले तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। आप ओ एस सी पी कर सकते हो, लेकिन ओ एस सी पी है वो थोड़ा हार्ड भी रहता है, क्योंकि उसका लेवल अच्छा रहता है, हाई लेवल का रहता है। तो वो चीजें हमें थोड़ा देखनी होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले या तो सी एच कर लो या ई जे पी टी कर लो। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? ओके, तो फिर हम आज का सेशन फिर यहीं तक ही रख लेते हैं। बाकी प्रोसेस हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। बाय, टेक केयर। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में।